हेलो बच्चों, मैं अनूप श्रीवास्तव, मैथ्स फैकल्टी ओरिजिन्स, एक बार फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ कुछ ऐसी चीज लाया हूं जो हर स्टूडेंट की लाइफ में इस टाइम पे बहुत जरूरत होता है। क्योंकि ये एग्जाम का टाइम है, आपका फरवरी स्टार्ट हो चुका है और काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है उसके साथ साथ, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके एग्जाम शुरू होने वाले बोर्ड्स के। तो आपको इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोई आपको कोई टिप्स दे, कोई समझाए, ताकि आप उसको अप्लाई करके जो पूरे साल पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई हो या जो भी प्रॉब्लम आई हो उसको आप फुलफिल कर सके और अपना पेपर अच्छा दे सके। तो मेरे बच्चों, इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में हमने एक ऐसा वीडियो तैयार किया है कि आप उसको अगर ध्यान से देखें और उसको फॉलो करें तो शायद आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ टिप्स है, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर एग्जाम्स। ठीक है, आप जो सही बात है कि स्टूडेंट वाइज सबका माइंड लेवल अलग होता है, ब्रेन लेवल अलग होता है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम सबके साथ सब बच्चों को सोचते हैं कि सब टॉप करे या सब 100% लाए, तो विच इज नॉट पॉसिबल, आई अंडरस्टैंड। बट कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं जो अगर हम फॉलो करें अपनी डेली लाइफ में तो हम एक अच्छा स्टूडेंट बन के तो आगे आ ही सकते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट टॉप करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये उन दोनों के लिए है। तो हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली फॉर एग्जाम्स, हम कुछ चीजें बताएंगे, हम ऐसी चीज बताएंगे जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और एग्जाम में उसका असर भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टिप्स। सबसे पहले मेरे बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने रिवीजन के लिए टाइम छोड़ना होगा। लीव टाइम फॉर द रिवीजन, यानी ऐसा नहीं कि हम पूरे साल या एग्जाम के कुछ दिन पहले तक खाली सिलेबस कंप्लीट करते रहे। अगर ऐसा कुछ होने की संभावना है बच्चों, तो आप बल्कि कुछ टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि रिवीजन कोर्स कंप्लीशन से ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, रिवीजन पूरे साल की पढ़ाई को कवर कर लेता है। अगर आपने मन से पढ़ाई ना किया हो या कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टडी विद अ फ्रेंड। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्रुप पे पढ़िए, डिस्टर्ब होइए, लेकिन कम से कम एक फ्रेंड आपका ऐसा हो जो आप उससे चर्चा करें, बातें करें कि वो कितना मार्क्स ला रहा है टेस्ट में, या उसने कुछ ऐसी नई चीज खोजी या नया क्वेश्चन ढूंढा हो जो बोर्ड्स में आया हो और हम लोगों ने देखा ना हो। तो कम से कम इंटरेक्शन के लिए एक फ्रेंड कम से कम होना जरूरी है जो आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब कोऑपरेटिव हो। ठीक है, तीसरा है गिव योरसेल्फ टेस्ट। आप शुरू करेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट से। चैप्टर वाइज भी टेस्ट ऐसा करेंगे कि जिस तरह आपके एग्जाम का पेपर आ रहा है, जो अभी मैं कुछ ही देर में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा, तो आपको टेस्ट भी उसी तरह करना है जिस तरह पेपर आ रहा है। सपोज आपने पहला चैप्टर उठाया मैथ्स का, रियल नंबर्स। अब आपको पता है कि हमारा मल्टीपल चॉइस भी आ रहा है, हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आ रहा है, तो टेस्ट भी उसी पैटर्न में करिएगा जिस पैटर्न पे पेपर आ रहा है। तो पहले स्टार्ट करेंगे आप चैप्टर वाइज टेस्ट से, फिर आप करेंगे क्या क्या, ग्रुप वाइज। जैसे अलजेब्रा उठा लिया तो उसका टेस्ट लिया, ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री ले लिया उठा के, ऐसे ग्रुप वाइज बनाया। और फाइनली एग्जाम से कुछ दिन पहले टेक अ होल पेपर एज अ सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, जो भी आपको मार्केट से मिल जाए, उन पे अपने आप को टेस्ट जरूर करें। ओके, गेट ऑर्गेनाइज्ड, और चीजों को ऑर्गेनाइज रखिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले हम पूरी चीज ऑर्गेनाइज करें। एग्जाम के कुछ दिन पहले से ही आप अपने नोट्स को, अपने फार्मूलाज को, सबको ऑर्गेनाइज रखिए। रात को सोने से पहले जिस तरह खाना जरूरी है, डिनर जरूरी है, उस तरह एक बार पूरे दिन की पढ़ाई का रिवीजन भी जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात को बच्चों कि आप उन चीजों को इतना ऑर्गेनाइज रखो कि डेली की पढ़ी हुई चीजें हम रिवाइज करके ही अगले दिन की पढ़ाई शुरू करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट है टेक ब्रेक्स। ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहिए और आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो आप हर पढ़ाई के बीच, हर एक घंटे के बीच या सब्जेक्ट के बीच एक ब्रेक लीजिए, कुछ खाइए पीजिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, है ना, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, बट टेक अ प्रॉपर ब्रेक। 1 घंटे या 1.5 घंटे की पढ़ाई में आप 5 से 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये तो पूरे साल माँ बाप ने समझाया होगा कि बच्चा मोबाइल ना छुओ, मोबाइल ना छुओ। तो फिलहाल अब तो मान जाओ, पूरे साल तो मैंने मना नहीं किया, बट अब मैं मना कर रहा हूं कि अभी क्या करो, इस मोबाइल का यूज अगर करना है तो केवल सैंपल पेपर के लिए करना। नो कैलकुलेशन, नो फार्मूला, कुछ नहीं इससे यूज करना, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन पावर घट जाएगा और ये
वन ऑफ द मेजर रीजन है लो स्कोरिंग इन मैथ्स, स्पेशली बता दो। तो बच्चों ये चीजें ही आपको फॉलो करना, ज्यादा नहीं करना है। इस चीज को फॉलो करके आप, हमें लगता है कि आप अपने सपने को क्या कर लोगे, यू विल फुलफिल योर ड्रीम। अब ये ड्रीम जो होता है बच्चों, ये ड्रीम स्टूडेंट वाइज डिफर करता है। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे मैथ्स पर 100 स्कोर करना है, डेफिनेटली ये काम करेगा। आपको लगता नहीं मुझे मैथ्स मेरा बहुत ही वीक था, मुझे 60 या 70% आ जाए तब भी मेरा काम चल जाएगा, वो भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये वीडियो किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए बनाया गया, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, सबको फायदा करेगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूर फॉलो करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपके लिए बहुत जरूरी चीज, अभी तो मैंने कॉमन चीज डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि 10th में जो आपका पेपर आने वाला है, चैप्टर वाइज उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट आज हम ग्राफ से पूरा डिस्कस करेंगे इस चीज को, और इतना डेप्थ पे जाके करेंगे कि आपको ये हिसाब लग जाएगा कि हमें चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं और कैसे उनका टेस्ट लेना है, अपने आप को जज करना है कि अभी मैं कितना स्टैंड कर रहा हूं, कहां पे खड़ा हूं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। आप देख सकते हैं कि यहां पे यूनिट्स का नेम दिया हुआ है, हमने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपका पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जो बहुत आसान माना जाता है, और इससे कितने आ रहा है, 6 मार्क्स के आ रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे, अभी मैं अगला बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, एक अगले स्लाइड बताऊंगा कि इसमें भी मल्टीपल चॉइस का क्या है रेशियो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका रेशियो बताऊंगा। फिलहाल अभी आप तैयारी की बात करिए। अलजेब्रा 20 नंबर का अकेले स्कोर करता है, क्यों? क्योंकि इस अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कंबाइंड, ठीक है। और इनका भी अलग अलग हमने बनाया है। पॉलिनोमियल्स आपके 4 मार्क्स से पूछे जाएंगे, लीनियर इक्वेशन आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक सबसे ज्यादा इसमें 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कुल टोटल मिला के आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा केवल अलजेब्रा से। तो इसलिए अलजेब्रा को टाइम दीजिएगा, और जब टेस्ट लीजिएगा अपने आप का, हमने बताया था जो तरीका अभी, तो उसमें अलजेब्रा का एक कॉमन टेस्ट लीजिएगा केवल अलजेब्रा के लिए, ठीक है। नाउ क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ 10th, 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। ज्योमेट्री जो आपको पूरे साल परेशान किया होगा, बट घबराइए नहीं, ट्रायंगल और सर्कल मिला के टोटल 15 मार्क्स है, जिसमें ट्रायंगल 9 मार्क्स का है, सर्कल 6 मार्क्स का है। तो इसमें थ्योरम का भी वेटेज होता है, तो आप पहले तो थ्योरम तैयार करिएगा, फिर क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्री अकेले 8 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें आइडेंटिटी से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रेशियो भी हो सकते हैं और एंगल भी हो सकते हैं, बट कुछ टफ चीजें हटा दी गई हैं, जिसका आपको फायदा मिलने वाला है फॉर श्योर, ओके। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स आने वाला है, तो हमें लगता है होपफुली एक बड़ा क्वेश्चन से बन सकता है डायग्राम बना के, जो आप आराम से कर सकते हो, ओके। नाउ मेंसुरेशन आपको पता है कि मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है 10th में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क्स का आ रहा है, और एरिया रिलेटेड सर्कल का 4 मार्क्स का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक ऐसा चैप्टर है, इकलौता चैप्टर ऐसा है बच्चों कि ये फार्मूला ही बेस्ड है। यानी कि फार्मूला अगर आपको याद है तो आप फार्मूला अप्लाई करो और आपके सामने आंसर मिलेगा। और सेम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे सेक्टर, सेगमेंट, ये सब चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों, तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ स्टैटिस्टिक्स में 7 मार्क्स आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि इसमें आपको एक हो सकता है मीन से क्वेश्चन आ जाए, मीडियन से आ जाए, मोड से आ जाए। मीन का मेथड भी हटा दिया गया है, मीन का पहले 3 मेथड से एक ही मेथड का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है बच्चों, इसलिए जरूर ध्यान देना। नाउ प्रोबेबिलिटी तो क्लास 10th लेवल पे, बोर्ड लेवल बहुत आसान है, 4 मार्क्स आने वाला है, तो आप आराम से इसमें देखिएगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप मिस करते हो, जैसे लिखा है क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 100 में कुछ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, या बिटवीन 1 to 100 दिया, तो आप कंफ्यूज होके फ्रॉम 1 to 100 और बिटवीन 1 to 100 को सेम समझते हो। बिटवीन जानते हो ना, बिटवीन में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर हम रिमूव कर देते हैं और बीच के ही काउंट करते हैं, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा बच्चों। नाउ टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स। उसके बाद अब आपका इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में होता है, जो टेस्ट हुए होंगे, प्री बोर्ड्स हुए होंगे, प्रैक्टिकल्स कुछ हुए होंगे, और आपका पर्सनल बिहेवियर भी मैटर करता है टीचर्स के साथ, तो इसमें आपको 20 मिलने वाला है, जो ऑलरेडी मिल चुका होगा, ओके। सो ये रहा पूरा पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरे 100 मार्क्स का।
अब अपनी तैयारी आप इस तरह जज कर सकते हो कि मेरा किस टॉपिक में कितना तैयार है और अभी कितना मार्क्स आने वाला है, कितने मार्क्स के लिए मुझे और प्रिपेयर करना है बच्चों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। इसी मार्क्स को हमने एक ग्राफ के तौर पर दिखा दिया है, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हो 3D इसका व्यू है। तो यू कैन सी कि अलजेब्रा टॉप पे है और उसके बाद ज्योमेट्री टॉप पे है। फिर अगर हम बात करें थर्ड टॉप पे कौन सा है, मेंसुरेशन है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री है। यानी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको पहले तैयार करना चाहिए हमें, जिनका आपको लग रहा है वेटेज बहुत ज्यादा है ग्राफ के हिसाब से, पहले इनको तैयार करो, इनको टेस्ट दो। फिर से अगर नंबर कम आ रहा है, कहीं कट रहा है, टाइमर लगाओ। टाइम का बहुत जरूरी है मैनेजमेंट करना भैया। अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर देखते ही खुशी के मारे उछल जाते हो कि आसान पेपर आया है और सेक्शन ए में इतना टाइम दे देते हो कि बाकी डी के लिए टाइम बचता नहीं है। इसलिए काफी प्लानिंग से तैयारी करना, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्लास 10 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह का पेपर आने वाला। अभी तो हमने डिस्कस किया ना कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट क्या है, कि कैसा पेपर आने वाला है। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये एक जनरल सेक्शन है जो आपको पेपर खोलते ही मिलने वाला है, तो मैं पहले समझा दूं आपको, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कूल होकर केवल क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पूरे पेपर में 5 सेक्शंस आएंगे, A, B, C, D, E, ठीक है। ए में टोटल होगा आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 नंबर क्वेश्चंस होंगे। इसमें स्पेशल केयर करना लगता बड़ा आसान है, बट कटता नंबर इसी से है, ओके। इसलिए जब भी कोई ऑप्शन टिक करना बेटा रीचेक करना, ठीक है, उसके बाद ही टिक करना। आफ्टर दैट सेक्शन बी थोड़ा कंपेरेटिवली इजी होता है, क्योंकि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप, जिसमें हर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 2 मार्क्स, ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चंस में स्टेप्स थोड़ा कम लिखिएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो उनके हिसाब से स्टेप्स होने चाहिए। नाउ सेक्शन सी, इसमें 6 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप, जो 3 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो ये भी थोड़ा इजी होता है, बहुत कम इसमें लड़ाई करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। नाउ सेक्शन डी, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन मिलेंगे लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो कितना है, 5 मार्क्स, ओके। सो ई सेक्शन ऐसा है जो अभी सीबीएसई ने कुछ सालों में ऐड किया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्कूल में बताया गया होगा कि इसमें केस स्टडी पे क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कुछ ऐसा टॉपिक दे देगा जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो सकता है, यानी ले देके कहानी बनाई जाएगी, एक व्यू दिया जाएगा और आपको उसी से क्वेश्चन करना होगा। बट डोंट वरी, अभी मैं इसको अलग से डिस्कस करने वाला हूं। डोंट वरी, केस स्टडी की सच्चाई बताने वाला हूं आज, कि ये जो 3 क्वेश्चन से 4 मार्क्स के, मतलब 12 मार्क्स आपके जो है वो आपको फ्री में मिलने वाले हैं आज इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो 3 क्वेश्चन केस स्टडी पे आने वाले बच्चों, इसमें जो आपको पार्ट्स मिलने वाला है कि ईच केस स्टडी कंप्राइजेस ऑफ 3 केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी तीनों क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में आपके 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें 2 तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। लेकिन एक क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा, क्योंकि वो कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 2 मार्क्स का होगा, यानी 4 नंबर हो गए ना। 3 क्वेश्चन हर केस स्टडी में है, और आपने देखा कि 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हो गए और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है बच्चों। तो और भी तो देखिए आपके लिए क्या बात है, इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। और तो और सोने पे सुहागा, ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा होगा, तो इसमें चॉइस भी रहेगा आपके लिए, यानी एक ऑप्शन भी रहेगा, ये करिए या अगला वाला करिए। उसके बाद पूरे पेपर में बात करें, ABCD बात करें, ये तो रहा केस स्टडी में क्या इंटरनल चॉइस रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर ABCD सेक्शन के क्वेश्चन में चॉइस रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल, इसका आंसर मिलने वाला है 8th पॉइंट से। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। इसका मतलब सेक्शन ए में आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाला है, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए सबसे आसान होता है भाई, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो 2 क्वेश्चन के चॉइस मिलेंगे आपको सेक्शन बी में, 2 क्वेश्चंस के चॉइस मिलेंगे आपको सेक्शन सी में, और उतने ही, मतलब 2 क्वेश्चन के चॉइस मिलेंगे आपको सेक्शन डी में, जो कि बहुत जरूरी है। सेक्शन डी में चॉइस मिलना बहुत जरूरी है, और ये तो आपको पता ही है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 ऑफ द अल्टरनेटिव, यानी अगर चॉइस दिया गया है तो केवल एक अल्टरनेटिव आपको करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
आपको एग्जामिनेशन हॉल में अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल पेपर पे ध्यान दीजिएगा। ओके ओके, सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने आपको वादा किया था, अभी मैं आपको बताने वाला हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की असलियत, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और कैसे फ्री का 12 मार्क्स पा जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं बच्चों कि इसमें है क्या। मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, एक पेपर क्वेश्चन उठाया है। जैसे आपको कैसे क्वेश्चन पूछते हैं केस स्टडी में कि कोई भी केस उठा के दे देगा, क्योंकि मैथ्स में तो फाइनली आपको फार्मूला लगाना है, डायग्राम बनाना ही बनाना है, बस थोड़ा सा कहानी के इर्द गिर्द घुमा देता है। सो लेट्स सी, एक हमने एग्जांपल लिया है, फ्लाइट फीचर्स के हेडिंग के नाम से आपको एक बना है केस स्टडी। अब बच्चा जब ये पढ़ता है ना फ्लाइट फीचर्स, उसको लगता है कि मुझे फ्लाइट इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी क्या इसको बताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ये कहानी है बस थोड़ा एक नॉलेज आपके लिए। Aviation technology has evolved many upgradation in the last few years. It has taken in account speed, direction, distance, as well as other features of the flight. Even the wind plays a vital role when a plane travels. सही बात है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब देखना, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि खाली ये क्या किया है, एक इंट्रो दिया है। काम की चीज आपकी ये है जो आप अच्छी तरह जानते हो, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. ये तो हमें लगता है सबको पता होगा, हालांकि इसका डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, इस पे ही क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इंफॉर्मेशन दिया है कि एक फ्लाइट है ना, और ये 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, इंक्लाइन है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे कितना है, 60 डिग्री है ना बेटा। कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, तो अगर ये एंगल है 60 डिग्री, यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। कितनी हाइट पर ये फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, 1500 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे ये पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द पॉइंट सी मूव्स टुवर्ड्स द पॉइंट बी, अगर पॉइंट सी बी की तरफ जा रहा है, देन हाउ डज द एंगल ऑफ एलिवेशन वेरी। एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे वेरी करेगा, मतलब क्या घटेगा या बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए सी यहां पे आ गया और अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया। क्या लगा आपको, ये 60 से बड़ा होगा या छोटा होगा? डेफिनेटली 60 से बड़ा होगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू 90। ये 90 के पास जा रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो 90 आया होगा। इट मीन्स यहां इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। सोचिए, कॉमन सेंस क्वेश्चन था, इसके ऊपर वाले जो पोर्शन दिया था फ्लाइट का बारे में, उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना भाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पॉइंट सी का ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, यहां पे हमारा एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, जो भी है, ये डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनस। यही ना हाइपोटेनस है, यानी कि हमें निकालना है हाइपोटेनस। दिया क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल दिया है 60 डिग्री, यानी कि पी दिया है, एच पूछ रहा है, क्या लगाएंगे, साइन थीटा। यानी इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1500 अपॉन AC, राइट। 60 डिग्री साइन क्या होता है भाई, √3/2 होता है, बोलिए बच्चों। और इधर कितना हो जाएगा, 1500/AC। सो दिस गिव्स AC इक्वल टू, कितना आंसर आ जाएगा बताइए, बताइए, 1500 √2 और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, √3। यही ना, सॉरी √2 नहीं, केवल 2 होगा, आई हैव मिसरेटेड, दिस इज 2 ओनली। तो कितना हो जाएगा बच्चों, AC इक्वल टू हो जाएगा 3000, क्योंकि 1500 इंटू 2 3000 हो जाएगा बच्चों, और नीचे √3। अब अपॉन में अगर √3 है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है कि इसको क्या कर देना चाहिए, रेशनलाइज कर देना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नीचे पूरा पूरा 3 आ जाएगा और वो 3000 से कट भी जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा AC इक्वल टू 1000 √3 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दिया है 1.732, तो आप रख के आंसर निकाल सकते हो 1732 मीटर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ओके, इसका भी एक ऑप्शन दे दिया, सोचिए, इतने आसान क्वेश्चन का भी ऑप्शन दिया हुआ है और आप डर रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस BC, यानी अब आपको BC निकाल लेना है।
तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो पाइथागोरस से निकाल दीजिए, भाई ये पता चली गया है, ये पता चली गया है तो पाइथागोरस से निकाल दीजिए, या बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा दीजिए, है ना, क्योंकि बेस पूछा है, हाइपोटेनस आप निकाल चुके हो, या tan लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो तीन तीन ऑप्शन करने के कर सकते हैं, तो ये आप आराम से इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट थर्ड, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 डिग्री, यानी अगर हम इस सी पॉइंट को क्या करें, थोड़ा दूर भगा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा, घटेगा। मान लो एक पॉइंट ऐसा आया सी डैश जहां पे 45 हो गया, ठीक है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 45, देन व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस ऑफ बीसी, यानी अब ये बीसी डैश कितना हो जाएगा, सेम तरीका है। अब जो हम 60 रखते थे वहां क्या रखेंगे 45, यानी अगर हमें बीसी निकालना है बच्चों, हाइट तो भी वही है ना, तो हम क्या निकालेंगे, tan 45 इक्वल टू 1500 अपॉन बीसी डैश, और tan 45 कितना होता है 1, यानी आंसर सेम आने वाला है 1500 मीटर। क्लियर बच्चों, तो ये है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सच्चाई, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है, जस्ट लाइक जो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज का, उसी तरह क्वेश्चन पूछता है, बट एक कहानी के थ्रू पूछता है, यही डिफरेंस है। आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल आपके लिए लिया है हमने। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी से एक ऐसा केस स्टडी है, क्योंकि किसी टॉपिक से आ सकता है, तो हमें तो क्या करना है कि भाई देखना है भी क्वेश्चन किस टॉपिक से है और वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अ गेम ऑफ chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। these are equally likely outcomes। equally likely मतलब हर की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अगर आपको 8 नंबर में दे दूं और कहूं 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहोगे 1/8, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहोगे 1/8, क्योंकि 2 एक नंबर है, 3 एक ही बार आएगा तो 1/8, तो सबकी प्रोबेबिलिटी एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। Based on the above information, answer the following questions। पहला, find the probability that the arrow point lies on the number 8। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब इसको स्पिन करें तो 8 पे आके रुके। अरे भैया वही होगी जो 1 के लिए होगी, 2 के लिए होगी, 3 के लिए होगी, यानी कि 1/8। बिल्कुल, क्योंकि 8 तो एक ही बार आएगा ना, तो 1/8। What's the probability that the arrow point lies on an odd number? तो odd number आपके पास कितने हैं, अगर 1 पे रुका तब भी odd नंबर को ट्रू करेगा, 3 पे रुका तब भी, 5 पे रुका तब भी, 7 पे रुका तब भी, यानी 4 ऐसे नंबर हैं जो इस बात को सही करेंगे, यानी फेवरेबल आउटकम यहां पे क्या है 4, 1 3 5 7। तो आउट ऑफ 8 4 ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर को डिनोट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4/8 मतलब 1/2, ठीक है। इसका भी ऑप्शन दिया है, आसान क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, और आप डर रहे हो। What is the probability that it will point at a number greater than 2? अगर ये ना समझ आया तो आप ये कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा क्या क्या है बच्चों, 3 4 5 6 7 8, यानी अगर हम 1 2 छोड़ दें, ये हटा दें, तो कितने बच गए हमारे पास, 6 नंबर बच गए ना, 3 4 5 6 7 8, तो 6 हो गई फेवरेबल आउटकम और 8 हो गया पॉसिबल आउटकम। क्या आंसर आएगा, 6/8 मतलब 3/4, ठीक है। लास्ट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर लाइज ऑन 9। 9 पे लाइज करे, 9 तो है ही नहीं ना, यानी किसका एग्जांपल हो गया, ये एक ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम सोचते नहीं है, लिखते हैं 0, ठीक है बच्चों। तो ये सच्चाई है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। ओके, क्लियर हुआ बच्चों। तो ये रहा केस स्टडी क्वेश्चंस। अब हम आपके लिए खाली एक ही चीज कर सकते हैं, कुछ दुआएं दे सकते हैं, आपके लिए गुड लक बोल सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत मतलब बॉटम अप आई हार्ट में गुड लक बोलना चाहूंगा, क्योंकि बी एज अ टीचर वी ओनली वांट वन थिंग कि आप ग्रो करो। हम तो वही रहे ठीक है, बट आप ग्रो करो, आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हम किसी और से शेयर कर सके कि हमारा बच्चा आज यहाँ इस इंस्टीट्यूट में है, यहाँ आईआईटी में है, मेडिकल में है, मतलब डिफरेंट फील्ड्स में है और वहां पे भी टॉप कर रहा है। तो बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को ध्यान दीजिए, अपना माइंड पॉजिटिव रखिए बच्चों, अपने वाइब्स पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी अंदर आने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप डरते हो तो इसका मतलब जानते हो बेटा, एक फार्मूला है, अमाउंट ऑफ फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रिपरेशन। यानी आपने प्रिपरेशन कम किया है तो फियर ज्यादा होगा, तो फियर से अच्छा है प्रिपरेशन को बढ़ाओ। टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, अस, ओके, एंड पॉजिटिव लाइफ। पॉजिटिव लाइफ का मतलब होता है कि काफी रूटीन वाली लाइफ हो,
जब समय से उठिए सोइए, ऐसा नहीं बहुत पैनिक हो जाइए कि रात रात भर पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं आने वाला है। बोर्ड्स का पेपर है, बहुत टफ नहीं आता बच्चों, बट एक थारो पढ़ाई करना, जितना करना सॉलिड करना और अपने डाउट्स को डेली का डेली दूर करते रहना। सो विद दीज वर्ड्स आई अनूप श्रीवास्तव signing off from this online classes provided you by Origins Educare, the home to IIT JEE toppers Varanasi. Thank you. Bye bye. Take